एपिसोड 44 द वैम्पायर। चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कुछ दिनों में भावना भी ठीक हो चुकी थी। अब वह चल फिर सकती थी। उसके ठीक होने तक पांचों ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ख्वाहिश भावना को अपने घर ले आई थी, जहाँ ख्वाहिश की मॉम ने उसका बहुत ख्याल रखा। भावना कुछ दिन ख्वाहिश के साथ ही रहती। बाकी सब उससे मिलने ख्वाहिश के घर ही आते जाते रहते थे। भावना के पेरेंट्स आउट ऑफ इंडिया थे। भावना ने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वह कॉलेज के कैंटीन भी आ चुकी थी। उसे कॉलेज आकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके लिए सब नया था। घर पर वो पूरा दिन टीवी ही देखती रहती थी। युग ने उसे उसकी आदत डलवा दी थी। वहीं कैरी हर वक्त कुछ न कुछ देखती और फिर उसकी नकल भी करती रहती थी। आरव कैरी से कहता, तुम कहीं भी किसी के साथ बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। जो भी करोगी वो बताकर करोगी। कैरी कहती है, भाई मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं ख्याल रखूँगी और अपना और आपका भी। वहीं रिया आरव की साइड लेते हुए कहती है, आरव ने जो कहा उसे याद रखना कैरी। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। खतरा कम नहीं हुआ है, पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। दुश्मन कब कहाँ से वार करेगा पता नहीं चलेगा हमें। बस सावधान रहना होगा, समझी। जितना हो सके थोड़ी सी लापरवाही हम सबके लिए खतरा बनकर साबित हो सकती है। तुम जानती हो ना, ये आरव की प्रायोरिटी इस समय ख्वाहिश ही है। उसे सेफ रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कैरी कहती है, मॉम आप भी ना। मैं हम सब के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी, बल्कि उनसे दोस्ती करूँगी और उनके आसपास रहूँगी। आरव की भी थोड़ी टेंशन कम रहेगी। आप खुश आप? रिया मुस्कुराते हुए कहती हैं। वहीं अजय कैरी के बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। कैरी मुस्कुरा देती है और कहती है, धमाके के लिए तैयार रहें सेंट जॉनसन्स वालों। कैरी जब पहले दिन कॉलेज आई, उसने डार्क ब्लू कलर की जीन्स और ब्लैक क्रॉप टॉप पहना हुआ था। खुले बाल, भूरे रंग के थे उसके बाल, और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब वह कॉलेज में पहले दिन एंट्री करती है अपनी कार से निकलकर, आंखों से चश्मा हटाते हुए उसकी उन बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में कॉलेज की खूबसूरती को निहारती है और कहती है, इन इंसानों की दुनिया में भी जाने का क्या क्या सच में मज़ा ही है। यहाँ कितनी खूबसूरत जगह है। अब समझ में आया आरव का खुद पर काबू क्यों नहीं रहा। एक तो वो, ऊपर से ख्वाहिश है ही इतनी खूबसूरत, और ऊपर से ये जगह भी कम नहीं है खूबसूरती में। इश्क की साजिश रची गई थी उनके साथ। ये कहकर वो धीरे धीरे हंसने लगी। भावना ने ठीक होने के बाद सब साथ में कॉलेज आते हैं। क्लास लेने के बाद सब कैंटीन में बैठ जाते हैं। हंसी मजाक करते हुए खा रहे थे। वहाँ एक लड़की खाने से भरी हुई प्लेट उठाकर ला रही थी। इतना सारा खाना था उसकी प्लेट में कि सब उसे ही देख रहे थे। वो अपनी प्लेट के साथ ख्वाहिश के ग्रुप के पास आकर बैठ जाती है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ आप लोगों के साथ? वो सब उसकी तरफ एक साथ देखते हैं और कोई कुछ नहीं कहता, बस उसे ही देखते रहते हैं। उन्हें कुछ ना बोलते देखकर उसके साथ वाली खाली कुर्सी पर वो वहीं उनके साथ ही बैठ जाती है और खाने लगती है। ये थी कैरी। खाते खाते वो उन सब की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, किसी को खाते हुए नहीं देखते क्या? हाँ सच बताओ, नहीं देखा क्या आप लोगों ने? अंशु कहता है, देखा तो है, लेकिन इतना सारा एक साथ खाते हुए नहीं देखा। तुम सच में सब खा लोगी? कैरी हंसते हुए कहती है, सच में मैंने भी नहीं देखा एक साथ इतना सारा खाना किसी को खाते हुए, इसलिए मैं भी ट्राई कर रही थी। कम से कम मेरी वजह से सब लोग कुछ नया तो देख पाएंगे। ये कहकर वो फिर से खाना शुरू कर देती है। ईशा कहती है, हम तो नया देख लेंगे, लेकिन लगता है पहले ही दिन तुम्हारा वॉशरूम में गुजरने वाला है। एक साथ इतना खाओगी तो उसके बाद वहीं पाओगी ना खुद को, क्लास में थोड़ी ना जाओगी।
कैरी कहती है, ओहो सच में ऐसा है क्या? मतलब इसके बाद मुझे वॉशरूम में दिन गुजारना होगा। सच कहूँ तो मुझे मेकअप बहुत पसंद है। मैं वॉशरूम जाकर दोबारा मेकअप करके आऊँगी। खाने से ख़राब हो गया होगा, है ना? कैरी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ईसा भी मुस्कुरा देती है। भावना उससे पूछती है, तुम्हें मैंने कहीं देखा है? कैरी कहती है, युग भाई की पार्टी में आप लोग भी तो आए थे ना, वहाँ मैंने आप सबको देखा था। ख्वाहिश की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इन्होंने आरव भाई के साथ डांस भी किया था। ईशा कहती है, तुम बहुत प्यारी हो। बोला, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कैरी अपना सिर नाम हिलाते हुए कहती है, कोई भी नहीं कहता ये मुझे। क्या सच में मैं बहुत प्यारी हूँ? मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। बाकी सब कैरी की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगते। अंशु कहता है, प्यारी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा भुक्कड़ भी हो। ये सुनकर सब हंसने लगे और कैरी भी। कैरी उनसे कहती है, आप सबकी कंपनी मुझे अच्छी लगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ईशा कहती है, कितनी क्यूट है ना युग की बहन। अंशु कहता है, थोड़ी क्रेजी भी है। भावना अंशु से कहती है, तू तो चुप ही कर, तुझे सब अपनी तरह ही लगते हैं। ख्वाहिशों से हंसने लगते हैं। जेनी उस दिन उनके साथ नहीं थी। अभी तक वो आरव की नज़रों से आने में बची हुई थी। कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो उसे सामने आना ही पड़ेगा। ये दिन भी जल्दी आने वाला था। शिव को जेनी की फिक्र हो रही थी। काफ़ी दिनों से वो ठीक से कॉलेज नहीं आ रही थी, लेकिन किसी को ये बात तो वो जताता ही नहीं था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद फिर जेनी के घर जाता। एक जगह कार रोक कर साइड में वो उसके घर की तरफ जाता। बेल बजाता, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। वो मुड़कर जाने लगता, लेकिन तभी उसे गार्डन एरिया में कुछ आवाज़ें सुनाई देती। वो उन आवाज़ों की दिशा में जाता और जेनी को किसी लड़के से बात करते हुए देखता, जो उसे बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा था। वो वहाँ उनकी तरफ जाता और देखता, उस लड़के ने जेनी की कलाई को ज़ोर से भींचते हुए पकड़ा हुआ है और वो उससे कह रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस लौटने की? इतना सब करने के बाद और छुपकर हमें देखोगी? हमें पता नहीं चलेगा। हमें पता चल गया था, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम सिर्फ और सिर्फ नफ़रत डिज़र्व करती हो। जो अपनों की ज़िंदगी का सौदा कर दे वो किसी की नहीं हो सकती। तुम समझ रही हो तुमने क्या किया था? तुमने अपने लोगों को उस कॉलरिक के हाथों मरवा दिया। इस प्यार के लिए ना मैं तुम्हें बद्दुआ देना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी वो ना मिले जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया। कभी नहीं। इसी तरह तड़पती रहो उसके लिए अकेले। अब कोई नहीं है तुम्हारे साथ और ना ही कभी होगा। तुम्हारे गुनाहों की यही सज़ा है, तुम्हारा ये अकेलापन। ये कहकर वो जेनी का हाथ छोड़कर उसे दूर ढकेल देता है। वो नीचे गिर जाती कि तभी शिव वहाँ पहुँच जाता है और जेनी को उठा लेता है। वो जेनी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो जेनी? जेनी उसकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखती है। इस वक्त शिव यहाँ क्या कर रहा है? शिव गुस्से में उस लड़के की शर्ट की कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट भी पहुंचाने की? ये कहकर शिव उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मार देता है। वो लड़का गुस्से में शिव की तरफ देखता है और साथ ही अपनी गर्दन थोड़ा साइड करते हुए जेनी की तरफ देखता है। वो शिव के साथ कुछ करता है इससे पहले जेनी शिव को दूर करते हुए उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है और उस लड़के से कहती है, उसकी तरफ देखना भी मत, चोट पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। वो लड़का जेनी से पूछता है, कौन है ये? क्या लगता है तुम्हारा? जेनी कहती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मत आना। वो लड़का उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। हम लोग तुम वहाँ कभी मत आना। वो शिव पर एक नज़र डालता और वहाँ से चला जाता है। शिव जेनी को अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते उससे पूछता है, कौन था वो और तुमसे ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा था? तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? जेनी कहती है, वो कज़न है मेरा, हमारी बनती नहीं। वो नफ़रत करता है मुझसे। गलती मेरी ही थी, मैंने गलत किया उन सब के साथ। शिव जेनी को गले लगाते हुए कहता है, तुम्हारे अपने हैं वो, तुम माफ़ी मांगोगी तो शायद माफ़ कर देंगे। तुमने जो भी गलतियाँ की तुम उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो।
वो भी सच्चे दिल से, तब देखना उनमें से कोई भी तुमसे नाराज़ नहीं होगा। जेनी शिव को टाइट हक करते हुए सोचती है, कैसे बताऊं शिव तुम्हें मैंने क्या किया था और सब मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तब सबसे पहले तुम ही मुझे छोड़कर चले जाओगे। ये कहकर शिव को वो कस के गले लगा लेती है। शिव का ध्यान उसके हाथ पर जाता है। उसे चोट लगी हुई थी। वो जेनी को खुद से दूर करते हुए कहता है, अंदर चलो, तुम्हें चोट लगी हुई है। वो जेनी का हाथ पकड़कर उसे अंदर, घर के अंदर लेकर जाता है। उसे सोफे पर बैठा देता है, फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके घावों को साफ करके दवा लगाता है। जेनी शिव को देखती है और सोचती है, आज तक किसी ने इतनी फिक्र नहीं की मेरी जितनी तुम करते हो। शिव जेनी की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। शिव उससे कहता है, आराम करो, मैं कल आऊँगा और कॉलेज आ जाना, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। जेनी शिव का हाथ पकड़ते हुए कहती है, शिव प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ। शिव उसके पास बैठते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा जेनी। उसके कंधे पर सिर टिकाकर बैठ जाती है। ना जाने कितने साल उसने ऐसे अकेले ही गुजारे थे अपनी सज़ा के तौर पर। वह सब करने के बाद उसने अगर कुछ पाया था तो वो था सिर्फ अकेलापन। शिव का उसके लिए यूँ परेशान होना, उसकी परवाह करना, जेनी को ये सब अच्छा लगने लगा था। शिव का उसका ख्याल रखना उसके दिल में बसी बरसों की उस नफ़रत को धीरे धीरे पिघला रहा था। शिव जेनी के साथ बहुत देर तक बातें करता रहा और उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा। जेनी बातें करते करते उसके कंधे पर सिर रख के सो चुकी थी। शिव उसकी तरफ देखता और कहता, तुम्हें जो भी तकलीफ़ है मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे दूर करने की। वो जेनी को उठाकर उसके बिस्तर तक ले जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब जेनी सुबह उठती है तब उसे याद आता है कि कल वो शिव के कंधे पर ही सो गई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से कहती है, इंसान इतने भी बुरे नहीं होते जैसा कि मैं सोचती थी, और इन सब में शिव तुम मेरे लिए सबसे खास हो। मेरी इतनी परवाह आज तक किसी ने नहीं की जिस तरह तुम करते हो। आरव से मैं ये सब चाहती थी, लेकिन जब तक वो मेरे लिए ना करे, ख्वाहिश के लिए करता था तो मुझे जलन होती थी उससे। वो मुझसे मेरा हक छीन रही थी। आरव आज भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही है। मैं तुम्हें उसे नहीं दे सकती, ख्वाहिश किसी भी कीमत पर नहीं। मैं तुम्हें शिव का दिल भी नहीं तोड़ने दूंगी। तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा। तुम्हारी तरह ही एक इंसान, आरव के बाद अगर कोई मेरी ज़िंदगी में मायने रखता है तो वो है शिव। उसको कोई भी तकलीफ़ पहुंचाए ये मैं होने नहीं दे सकती। मैं आज तक जिस तकलीफ़ से गुजरी हूँ उस तकलीफ़ से शिव को नहीं गुजरने दे सकती। मैं समझती हूँ तुम्हारी हर तकलीफ़। शिव आज के बाद से तुम्हारे हर आंसुओं की कीमत उसे बहाने वाला चुकाएगा। अब से तुम्हारा ख्याल मैं रखूँगी जैसे तुम मेरा ख्याल रखते हो। जेनी को अपने इन एहसासों का मतलब ही नहीं पता। उसे आज भी यही लगता है कि वो आरव से प्यार करती है। ख्वाहिश और जेनी फिर से एक जैसे ही मोड़ पर है जहाँ उन्हें अपनी फीलिंग्स का असली मतलब नहीं पता। आप लोग किसकी जोड़ी किसके साथ बनते हुए देखना चाहते हैं? तो गाइज़ बहुत जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, और स्टोरी को आगे सुनने के लिए यूं ही बने रहिए सिर्फ मेरे साथ, टिनी एफएम जान के साथ।